गरिमा की नई नई शादी हुई थी और उसकी ननद कोमल गरिमा से कहती है, भाभी चलो मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। नहीं ननद जी, अभी घर में सब थक गए हैं। आप भी तो कितना थक गई हो ना, आराम कर लो। और वैसे भी अब तो मैं इसी घर में रहने वाली हूँ ना, तो मुझे घर दिखाने की क्या जरूरत है। भाभी ऐसे थोड़ी होता है। अरे आप इस घर में नई नई आई हो और मुझे पता है आप कुछ भी बोलने में हिचकिचाओगी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सामने से आपकी बात को समझने की कोशिश करूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी नंद इतनी अच्छी होगी। तुम बहुत अच्छी हो कोमल, लेकिन घर कल सुबह दिखा देना। अभी जाओ, जाकर आराम कर लो। माँ जी भी कितना थक गई है ना। ये सुनकर तभी गरिमा की सास माला कहती है, हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो काफी थक गई हूँ, लेकिन तू मेरे लिए इतना मत सोच। मैं अभी जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। तुम ननद भाभी हम उम्र हो तो दोनों खूब गप्पे लगाओ, और बहू तो कोमल के साथ जाके अपना घर देख ले। मुझे पता है कि तेरा भी मन होगा अपना ससुराल देखने का। देखा भाभी, माँ भी वही कह रही है ना जो मैं कह रही हूँ आपसे। चलो अब। ये क्या है, इतना पीछे कौन पड़ता है। अरे खुद नहीं थकी तो इसका मतलब क्या कोई नहीं थका होगा। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं नींद के मारे। भाभी आप किस सोच में पड़ गई? अरे मुझे पता है आपको भैया के साथ टाइम बिताना है, लेकिन थोड़ा टाइम तो अपनी ननंद को भी दे सकती हो। कोमल जबरदस्ती अपनी भाभी को घर दिखाने लगती है। गरिमा का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो बहुत थक गई थी, लेकिन कोमल तो बस अपने मन की ही करती है। अब गरिमा की शादी को काफी टाइम हो गया था। गरिमा भी अपने ससुराल में एडजस्ट करने लगी थी, लेकिन गरिमा अपनी ननद से काफी परेशान हो रखी थी, क्योंकि कोमल हर बात के पीछे ही पड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन गरिमा की सहेली रिया आती है। क्या यार गरिमा, कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है तेरे अंदर। मेरे कॉल नहीं दिखते हैं क्या? अरे यार मैं तुझे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है ना तू तो। सॉरी यार, मैं सच में बिजी थी इन दिनों। नई नई शादी हुई है, घर संभालना है, यहाँ की हर बात समझनी पड़ती है। यहाँ कभी भी कोई भी रिश्तेदार आ जाता है, और नई बहू हूँ ना तो कहीं आ जा नहीं सकती मैं। अच्छा, और जब मैं तेरे बचपन की दोस्त हूँ वो भूल गई तू? सच में तूने मेरे बहुत दिल दुखाया है। सॉरी यार, मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी थी, टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। माफ कर देना। एक तो तू इतने दिनों बाद मुझसे मिली है और अब तो शिकायत लगाने लग गई मेरी। और नहीं तो क्या, एक तो तू शादी के बाद भूल ही गई है मुझे, और यहाँ मैं तुझसे मिलने आई हूँ तो ऐसे बोल रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में गुस्सा तो बहुत आया मुझे तेरे ऊपर। अब उस गुस्से को थोड़ा साइड में कर दे और मुझसे अच्छे से मिल यार। तू जो बोलेगी मैं वही करने को तैयार हूँ, बस तू मान जा यार। ठीक है, तू अगर इतना ही बोल रही है तो मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती, लेकिन उसके बदले तू मुझे एक बहुत बड़ी ट्रीट देगी, वो भी हमारे फेवरेट वाली जगह पर। यार मैं ट्रीट के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ, लेकिन हम घर पे ही करते हैं ना कुछ। नहीं यार, घर पर बहुत बोरिंग होगा। अगर तू मुझे मनाना चाहती है तो मुझे वही लेकर चल तू अब। रिया और गरिमा की सारी बातें माला सुन लेती है और बोलती है, बहू क्या हो गया? तेरी दोस्त इतने दिनों बाद आई है तुझसे मिलने, गुस्सा है वो तुझसे। तू उसे मनाने के लिए अपने साथ बाहर क्यों नहीं ले जा सकती है? अरे मैं तो कहती हूँ तुझे उसे मनाना चाहिए। माँ जी, अगर मैं बाहर ट्रीट के लिए जाती हूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, आस पड़ोस वाले कुछ कहेंगे तो नहीं ना मेरे बारे में? चल तू भी ना बहू। अरे मुझे अपनी बहू से मतलब होना चाहिए, या फिर अपने आस पड़ोस वालों से। वैसे भी उन्हें तो हर बात में जलना ही होता है। अगर तू अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता के खुश है तो शौक से जाना। गरिमा बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद गरिमा अपनी दोस्त के साथ जाने लगती है कि तभी कोमल टोकते हुए कहती है, भाभी आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो ननद जी, मेरी दोस्त इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है तो हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। माँ जी ने भी कह दिया कि हम बाहर घूमने जा सकते हैं। वाह भाभी, सही है। आप थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ननद जी, आपकी तैयार होकर आ रही हो, आपके लिए हम क्यों रुके? भाभी आपके साथ मैं भी तो आऊंगी ना। वैसे भी अब हम ननंद भाभी कम और दोस्त ज्यादा बन गए हैं। मुझे पता है आपको मेरी कंपनी बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने ननद जी, लेकिन मेरी दोस्त आई है, मुझे लगता है आज मुझे उसके साथ जाना चाहिए। हम फिर कभी चलेंगे साथ में। तो क्या हो गया भाभी, दोस्ती तो आई है, और वैसे भी आपकी दोस्त तो मेरी दोस्त हुई ना।
कोमल यहाँ भी अपनी भाभी के पीछे पड़ ही जाती है और साथ चली जाती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल काफी सारे गोलगप्पे लेकर आई होती है और माँ भाभी को बुलाती है। भाभी, माँ, ये देखो मैं आप सबके लिए कितने सारे गोलगप्पे लेकर आई हूँ। आज हम गोलगप्पे की पार्टी करेंगे। भाभी, आपको तो बहुत पसंद है ना गोलगप्पे, मैंने सुना था। हाँ पसंद तो है, लेकिन अभी अभी मैंने और माँ जी ने खाना खाया है और अब तुम गोलगप्पे ले आई हो। तो क्या हुआ भाभी, खाना ही तो खाया है और कोई लड़की कभी गोलगप्पे को मना कर ही नहीं सकती। मुझे पता है आप भी मन मन में यही सोच रही हो कि खा लूं। अरे नहीं कोमल, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरा जरा भी मन नहीं है गोलगप्पे खाने का, मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। एक काम करो, तुम ही खा लेना ये गोलगप्पे। बहू, जब कोमल इतने प्यार से लाई है तो खा लेना, उसे भी अच्छा लगेगा। भाभी, आपको गोलगप्पे तो खाने ही पड़ेंगे। वैसे भी शादी के बाद तो आप पहली बार गोलगप्पे खा रही हो और हमारे यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। चलो तुम दोनों यहीं बैठो, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। तुम दोनों खाना, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। माला रसोई से बर्तन लेकर आती है और गरिमा को जबरदस्ती गोलगप्पे खाने पड़ते हैं। 3-4 गोलगप्पे खाने के बाद गरिमा कहती है, अब बस बहुत हो गया। ननद जी, तुम्हारे कहने पर मैंने इतने गोलगप्पे खा लिए हैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं खाए जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं खाया जाएगा, आप खाओ ना। अभी तो इतने सारे बच्चे हैं, आधे भी नहीं हुए। रुको, अब मैं आपको खिलाती हूँ, फिर देखती हूँ कि आप कैसे मना कर पाओगी। कोमल एक के बाद एक गरिमा को गोलगप्पे देने लगती है। गरिमा की हालत खराब हो गई थी और कोमल ऐसे पीछे पड़ गई थी कि कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। तभी गरिमा को उल्टी हो जाती है। अरे बहू, क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे नहीं खाने हैं। अब खुशी हो गई ना आपको ननद जी? गरिमा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अब कोमल का बहुत ज्यादा ही हो जाता है। कुछ दिनों बाद गरिमा का पति मोहित, कोमल और माला बैठी थी। तभी गरिमा एक लड़के की फोटो लेकर आती है। माँ जी, ये देखो लड़का। मेरी माँ ने बताया है रिश्ता हमारी कोमल के लिए बहुत अच्छा है और लड़का भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा काम करता है और परिवार भी बहुत अच्छा है। अगर आप बोलो तो बात आगे बढ़ा दें हम। भाभी, आपको किसने कहा कि मुझे अभी शादी करनी है? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है। ननद जी, हम और आप तो एक ही उम्र के हैं ना, तो परेशानी क्या है? माँ जी, मैं बता रही हूँ, ननद जी के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला। बहू तो सही कह रही है। वैसे भी कोमल की अब पढ़ाई पूरी हो गई है। भाभी, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हो? अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते हैं और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी ननद जी उस लड़के के साथ खुश रहे। गरिमा अब कोमल की शादी के पीछे पड़ जाती है और कुछ महीनों में कोमल की शादी करके उसे रवाना भी कर देती है। गोल मटोल गोलावती अपने बेटे गौतम के रिश्ते के लिए पूरे परिवार के साथ लड़के वालों के घर पहुंचती है, जहां लड़की की मां इमरती सभी के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर हैरान रह जाती है और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को देखकर मन में कहती है, हाय दैया, ये किन पहलवानों के घर से रिश्ता आया है मेरी कोमल के लिए। अभी इनको कप में चाय दूं या बाल्टी में? अरे बहन जी, क्या सोचने लगी? चाय रख दो, ठंडी हो जाएगी वरना। हाँ हाँ, कांता बहन ने बताया था आपके परिवार के बारे में। बहुत नाम है आपके परिवार का, खुद की कंपनी भी है। हाँ बहन जी, बिल्कुल ऊंचे और खाते पीते खानदान से हैं। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। अब अपने गौतम बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं मिली, बल्कि हमें ही कोई पसंद नहीं आई। अब देखिए, हम खाते पीते हट्टे कट्टे लोग, तो बहू भी थोड़ी हट्टी कट्टी ही होनी चाहिए ना। फिर तो मेरी कोमल का रिश्ता यहाँ होने से रहा, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ ये। बहन जी, अभी बिटिया को बुला लीजिए। माँ, पापा, देखो लड़की जैसी भी हो हाँ कर देना। वैसे ही लड़कियाँ मुझे छोटा हाथी कहकर ना नापसंद कर देती हैं। गौतम बोल ही रहा था कि तभी इमरती अपनी बेटी कोमल को लिए वहां आती है। पतली दुबली कोमल को देखकर लड़के वाले उसे घूरने लगते हैं। इसीलिए नहीं कि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही पतली थी। तभी गोला देवी कहती है, यही आपकी बेटी कोमल है? जी बहन जी, वो क्या है ना, कुछ दिनों पहले थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इसका वजन घट गया थोड़ा। थोड़ा घटा है? हमें तो लग रहा है थोड़ा ही बचा है। अरे वजन में क्या रखा है, इंसान का व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप खड़ी क्यों हैं कोमल जी, बैठ जाइए। जी मेरा भी यही मानना है। कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत होती है और सभी लड़का लड़की के फैसले का इंतजार करते हैं। तभी कोमल कहती है,
माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पक्का ना बेटी, तू इस मोटे ससुराल में रह तो पाएगी ना? माँ, अभी मैं पतली हूँ तो क्या ससुराल भी पतले लोगों का ही मिलेगा? देखो, मेरा रिश्ता हो रहा है ना, वही बहुत है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है माँ पापा। बेटा एक बार फिर सोच ले, जहाँ इतने रिश्ते देखे हैं वहाँ 2-4 रिश्ते और देखने में मेहनत कर लेंगे। अरे पापा, सारी उम्र क्या रिश्ते ही देखता रहूंगा। अभी मेरी शादी हो जाए, बस मुझे लड़की पसंद है। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेती माँ जी। गौतम और कोमल की हाँ कहते ही दोनों परिवार वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और कुछ ही समय में दोनों की शादी का दिन आता है। दोनों मंडप में आते हैं और शादी की रस्मों के लिए गौतम वेदी पर बैठता है, तो वेदी उसके मुकाबले छोटी होने के कारण वो आधा जमीन की तरफ तो आधा वेदी पर बैठा हुआ था। तभी वो कहता है, सासू माँ, वेदी थोड़ी छोटी नहीं है? बेटा, वेदी तो इतनी ही होती है ना, तुम ही कुछ ज्यादा फैले हुए हो। अरे बेटा तो एक काम कर, दोनों वेदी पर तू ही बैठ जा। बहू तो पतली सी है, एडजस्ट कर लेगी। क्यों समधन जी? अरे पतली है तो क्या, दूल्हे की गोद में बैठ जाए दुल्हन। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ गौतम और कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। और इस तरह पतली कमसिन कोमल अपने मोटे ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म कर कदम रखती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक रोज नाश्ते के समय गुल्लू लाल कोमल से कहता है, बहू जरा मक्खन लगाकर 2 पराठे और देना। 2 पराठे और ससुर जी? अभी तो आपने 4 खाए हैं। देखिए, सादा खाने से आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। अरे बहू, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तू अपनी बोल कि तुझे ज्यादा पराठे बनाने तो भारी नहीं पड़ रहे ना। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? माना मैं खाती कम हूँ, लेकिन काम में काम चोरी नहीं करती। ये लीजिए ससुर जी पराठे। अच्छा बहू, मैं कह रही थी जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम दोनों को मंदिर जाना है भगवान और पुजारी जी का आशीर्वाद लेने। हाँ सासू माँ, बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में तीनों कार में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ विशेष आरती और पूजा करके दोनों पुजारी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर गौतम वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें उसके मोहल्ले में रहने वाली सुमति मिलती है, तो दोनों सास बहू को देखकर वो कहती है, कैसी है गोलावती, और ये सूखी सी लकड़ी कौन है तेरे साथ? सूखी लकड़ी नहीं, मैं इनकी बहू कोमल हूँ आंटी। अच्छा, तो ये है तेरी बहू। वो मैं मुंह दिखाई में आई नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं, पर अब पता चल रहा है कि मोहल्ले की औरतें वो बात क्यों कह रही थी। बात? कैसी बात? वही कि पतली बहू का मोटा ससुराल, मतलब अब ससुराल वाले इतने खाते पीते मोटे हट्टे खाटे हैं, लेकिन बहू झाड़ू की सीख से ले आए। अरे तो मेरी बहू हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थोड़ी रहेगी? अरे वो भी खाते पीते घर की बहू है। हाँ हाँ, वो तो है ही। मैं तो बस वही बता रही थी जो लोग कह रहे थे। चलो चलती हूँ मैं। तुम दोनों सास बहू को देखकर याद आ गया कि मुझे कद्दू और ग्वार फली लेने बाजार जाना है। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने रास्ते निकल जाती है। तभी गोलावती अपना सर खुजाते हुए कहती है, हमें देखकर इसे सब्जी की याद क्यों आई और ये हंसकर क्यों गई? मोटा शरीर और उससे भी मोटी बुद्धि। हंसकर नहीं, आपको कद्दू और मुझे गवार फली कहकर मजाक बनाकर गई है हम सास बहू का। चलिए अब। तभी सास बहू अपने घर चली जाती है। समय बीतता है। धीरे धीरे कोमल भी अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। एक रोज गौतम अपने शर्ट के बटन लगा रहा था, लेकिन उसके मोटापे के कारण वो एक बटन लगाता तो दूसरा खुल जाता। तभी कोमल नाश्ता लेकर वहाँ आती है और उसका ये हाल देखकर कहती है, बस अब यही तो होगा, मोटापे के कारण कपड़े भी शरीर पर रुकने को राजी नहीं है। कितनी बार कहा है, मैं मोटा नहीं हूँ, बस खाते पीते घर का हूँ। बस अभी मुझे मत सिखाओ। खाते पीते होने का मतलब ये नहीं कि खा पी कर फूलते ही रहो। बताओ, अब तो तुम्हें डबल एक्सेल शर्ट भी छोटी हो रही है। देखो, मेरी मानो बढ़ता वजन बीमारियां लाता है। हाँ हाँ समझ गया, अभी नाश्ता कर लूँ? जी नहीं, ये नाश्ता मैं अपने लिए लाई हूँ। आप तो आज बिना नाश्ते के ही जाओ। अरे अरे कोमल सुनो तो। अरे कोमल नाश्ता वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और ना सिर्फ गौतम को बल्कि अपने सास ससुर को भी वो यही सलाह दिया करती थी, लेकिन सभी उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। एक रोज संडे के दिन दोपहर के खाने में कोमल सबके लिए खिचड़ी बनाकर रखती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे ये तूने अपना खाना हम सबको क्यों परोस दिया बहू? हाँ बहू, ये खिचड़ी विचड़ी में कोई स्वाद नहीं होता। हाँ तो कभी कभी बिना स्वाद की चीजें भी खा लिया कीजिए, और खिचड़ी पौष्टिक होती है।
अरे हमें नहीं भाती है खिचड़ी, और छुट्टी के दिन तो कुछ स्वादिष्ट बना देती बहू। आप कैसे लोग हैं, आप ही बताइए। अच्छा लगता है क्या जब लोग कहते हैं कि ये देखो, पतली बहू को मोटा ससुराल मिल गया, जहाँ इंसान नहीं एक छोटा हाथी और दो छोड़िए बहू, तो कौन सी ठीक ठाक है। मेरा बेटा छोटा हाथी तो उसके सामने गिलहरी मालूम पड़ती है। बस कीजिए आप लोग। अरे क्या मोटा पतला लगा रखा है। कोमल, तुम्हें हमारी सेहत की फिक्र है, मानते हैं, लेकिन हम भी तो धीरे धीरे ही अपने खाने की आदत में कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसलिए अपने इन मोटे ससुराल वालों को थोड़ा समय दो। हाँ बहू, और देख तू भी तो पतली है, लेकिन हमने कभी तुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की ना। अब लोगों का क्या है, वो पतली बहू का मोटा ससुराल कहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुझे अपने इस मोटे ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है। ये तो आपने सही कहा ससुर जी। अपने पतलेपन को लेकर जितने ताने मैंने सुने हैं, वो सब मैं ससुराल आने के बाद भूल ही गई हूँ। यहाँ मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों ने मुझे पसंद किया। हाँ, तो इसी बात पर हम सब आज खिचड़ी का ही लंच करेंगे। तभी सब हंसने लगते हैं और एक साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। और इस तरह कोमल अब अपने ससुराल वालों की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देती, ना कि लोगों की बातों पर। रिंकू को राखी सावंत के प्रति इतनी दीवानगी थी, उसे राखी सावंत का दूसरा रूप ही कहा जाता था। लेकिन क्या किया जा सकता है, रिंकू की सास अपनी बहू के मंजूली का रूप से इतना डरती थी कि वो रिंकू के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठा पाती थी। तो क्या अंत में कोकिला अपनी बहू को बदल पाती है या नहीं, जानेंगे आज की इस कहानी में। रिंकू राखी सावंत के बेबाक अंदाज की फैन थी। अब ऐसे में रिंकू की बेबाकी का अंदाज भी राखी सावंत से मेल खाता था। एक रोज रिंकू मार्केट जाती है और पान की दुकान पर जाकर पान वाले से कहती है, पान वाले भैया एक पान बना दो। अरे आपको खाना है या घर ले जाना है? तेरे को क्या लगता है, औरत तू तो पान नहीं खा सकती। अब तू रिंकू को चैलेंज करेगा? अरे मैडम जी, नहीं नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो हमारे शहर की शान है, शान। चल अभी काम पर ध्यान दे, औरत देखी नहीं कि कोई बहाने का मौका नहीं छोड़ते। रिंकू को कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए या उसे औरत कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। तभी रिंकू मार्केट से लौट रही होती है और एक लड़का जो कि बाइक से जा रहा होता है, वो रिंकू से कहता है, आंटी वो आपकी साड़ी का पल्लू। ओए तेरे घर में माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं है, जो तूने मुझ पर रिंकू पर लाइन मारी? अरे ऊपर से मुझे आंटी बोला। तेरी माँ, तेरी बीवी आंटी, तेरा पूरा खानदान औरतों का आंटी से भरा होगा। तू पापा बनने से पहले गंजा हो जाएगा। अरे मेरी माँ, मैंने आपको लाइन नहीं मारी है, आपके साड़ी का पल्लू उस कुत्ते ने पकड़ रखा है। ये सुनकर जैसे ही रिंकू अपने पीछे देखती है तो सच में कुत्ता उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा था। ऐसे में रिंकू ये देखकर इधर उधर भागने लगती है और उस लड़के को कहती है, तुझे तो बोलना चाहिए ना कि मेरे पीछे कुत्ता है, कमीने तुझे तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ चल चल, पहले ना इस कुत्ते से अपना पीछा छुड़वा, उसके बाद ना मुझे देख लियो, बड़ी आइशानी। अब जैसे तैसे रिंकू उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़वाती है और भागते हुए घर पहुंचती है और अपने हॉल में जाकर हाथ पैर फैलाकर हाफते हुए पड़ जाती है। ये देखकर रिंकू की सास कोकिला रिंकू से कहती है, आज फिर कोई नया कांड करके आई है क्या? मुझे इसे मार्केट जाने ही नहीं देना चाहिए था। माँ जी क्या बताऊँ आपको, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था और वो मेरे साड़ी के पल्लू को अपने दांत से पकड़े हुए था। अच्छा है, कल तक तो मोहल्ले के लौंडे तेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर तुझे घर छोड़ जाया करते थे। अब कुत्ते को भी तुझमें तो कुछ नजर आया ही होगा जो उसने तेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। आप कहना क्या चाहती हैं? ये कुत्तों को भी मुझ में इंटरेस्ट आने लगा है। वो तो कुत्ते ही जाने, ना जाने उस बेजुबान को तुझ पे क्या दिख गया। देर शाम कोकिला की पड़ोसन विमला कोकिला के घर आती है और कोकिला से कहती है, कोकिला कहाँ है तेरी राखी सावंत की डुप्लीकेट बहू? पता है उसने आज मोहल्ले में लौंडों को क्या कहा है? देख विमला, इसकी बातें मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लड़कों की जिंदगी का सवाल है। बता क्या किया इसने? इसने कांता की पोती को टॉफी दिलाई होगी, तो कांता का बेटा तेरी बहू से कह रहा था कि रिंकू भाभी आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन पता है तेरी बहू ने क्या कहा? तेरी बहू ने कहा कि मेरा दिल ही नहीं, मेरा तो सब कुछ बड़ा है, दिखता नहीं क्या? राम राम, ना जाने कैसी औरत को ब्याह लाया है मेरा बेटा, एक नंबर की कुलक्षणी है ये।
फिर जाते जाते बोली मेरा किडनी, फेफड़ा, लीवर की बात की मैंने और यहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। विमला, मैं तो इस औरत के रोज रोज की शिकायतों से परेशान हूँ। कल की ही बात है, पान वाले की दुकान पर रामलाल को देखा है ना? हाँ, वो बुढ़ा जिसके आखिरी दिन चल रहे हैं, मुंह को दांत नहीं, पैरों में जान नहीं और चलता है ऐसा लगता है जैसे मुर्दों का सरदार कब्र से निकल कर चल रहा है। हाँ हाँ, वही बुढ़ा। उसने रिंकू को देखा होगा, इसने डीप कट ब्लाउज पहना था और इसने उस बुढ़े को कहा होगा कि यहाँ क्या देख रहा है, ये सब तेरे लिए थोड़ी बनाया है, मुंह में दांत नहीं, और चला मुझे लाइन मारने। जाकर कब्र में सो जा, कम से कम तुझे मुक्ति तो मिलेगी। बता, उसकी बुढ़िया तो घर आ गई होगी लड़ने के लिए। लड़ने की बात करती है, बहुत हंगामा करके गई है वो तो, और ऊपर से बोली अपनी बहू को समझा ले। भले ही मेरे बुढ़े की उम्र हो गई है, लेकिन जवानी अभी भी बाकी है। अब विमला के जाने के बाद रिंकू अपनी सास को देखकर कहती है, क्यों माँ जी, हो गई मेरी चुगली? इस विमला की बच्ची को तो मैं देख लूंगी, पहले आपको तो निपटा लूं। क्या कह रही थी आप? कुलक्षणी? अरे बहू, विमला आई थी मुझे तेरे बारे में भड़काने के लिए। मैंने भी कह दिया कैसी बात कर रही है तू, मेरी बहू तो कुल की लक्ष्मी है, तू तो उसे खामखाई बदनाम कर रही है। अच्छा माँ जी, ऐसा कहा आपने, तभी तो आपके पैर कांप रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं माँ जी, डरो नहीं बनूंगी मैं रात में मंजुलिका। हाँ बहू, अब तू जा, आराम कर ले जाकर। इतना बोलकर जैसे ही रिंकू वहाँ से जाती है, वैसे ही कोकिला सोफे पर बैठकर खुद से कहती है, हे भगवान, बचा लिया आपने मुझे इस औरत से। ना जाने आज फिर इसका मूड बना हुआ था मंजुलिका बनने का। पिछली बार ऐसे ही विमला की बात सुनकर मुझे सोने नहीं दिया था रात में। इस औरत ने मंजुलिका बनकर छाती पर चढ़कर बैठ गई थी। अब अगली सुबह जैसे ही दूध वाला आता है, वैसे ही रिंकू दूध लेने के लिए जाती है और दूध वाले से कहती है, आज मुझे 1 लीटर ही दूध चाहिए। अरे क्यों मैडम, आज माँ जी नहीं है घर पर? माँ जी भी है और तेरे भाई साहब भी, लेकिन भाई साहब को जरूरत नहीं पड़ती अब, समझ गया ना? तो निकल यहाँ से। ये बातें बैठी हुई कोकिला सुन रही थी और दूध वाले के जाने के बाद वो अपनी बहू से कहती है, इतना ही क्यों बताया तूने दूध वाले को? और भी बता देती। तेरी पहली सुहागरात, बच्चों की प्लानिंग कैसे करेगी? ये भी बताना था क्या माँ जी? अच्छा, कल बता दूंगी। सही कहती है विमला, मेरी बहू राखी सावंती है, सारी हरकतें मैच करती है तुम दोनों की। कुछ देर बाद कोकिला अपनी बहू को ढूंढ रही होती है, लेकिन कोकिला को क्या पता कि रिंकू तो छत पर विमला के बेटे से नैन मटक्का कर रही है। तभी कोकिला छत पर जाती है और वो देखती है कि रिंकू विमला के बेटे रोहित से कह रही होती है, और चिकने, लगता है आज विमला आंटी घर पर नहीं है। नहीं है ना रिंकू भाभी, लेकिन मुझे लगता है भाई साहब घर पर नहीं है, तभी तो आपने हम जैसे पर नजर मारी। भाई साहब के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, उनमें तो रोमांस का आर भी नहीं है। अच्छा भाभी, तभी तो आज आप छत पर कबूतरों को दाना डाल रही हो। लेकिन कोई कबूतर फंसता ही तो नहीं है। तभी कोकिला ये सब सुनकर अपनी बहू रिंकू से कहती है, बहू, कबूतरों को दाना डाल लिया हो तो अपनी सास की भी सुन ले। माँ जी, आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। बहू, जब तो अपने घर के कबूतरों को छोड़ बाहर के कबूतरों को फंसा रही थी तभी आई हूँ, और ये विमला को आज आने दे, उसकी खैर नहीं। कुछ समय बाद विमला के घर कोकिला का जाना होता है और कोकिला विमला को देखकर कहती है, विमला, मैं तुझे ये कहने आई थी कि मेरे घर की तितली के तो पर कट नहीं सकते, तू अपने घर के कबूतरों को संभाल ले, मेरी बहू पर डोरे न डाले। अच्छा, तभी तो कहूँ, आज नवाबजादे को छत की सफाई का ध्यान कैसे आया? मैं जा रही थी तो मुझसे बोला, लाओ ना मैं साफ कर दूं, और मुझे क्या पता था वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। इतना बोलकर विमला अपने बेटे रोहित को झाड़ू से मारने लगती है और मारते हुए कहती है, जो 20 साल में खुद का कच्छा नहीं धो पाया, वो आज छत की सफाई कर रहा था, वो भी उस रिंकू के चक्कर में जिस पर मोहल्ले के हर छिछोरे का दिल आया हुआ है। और तेरा नंबर कब लगेगा ये तुझे खुद को भी नहीं पता, और चला है तू औरतों पर लाइन मारने। माँ क्यों मार रही हो? कोकिला आंटी अपनी बहू को भी तो समझा सकती हैं। मैं तो मोहल्ले के लड़कों की जिंदगी बचा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम रिंकू के लिए जान दे दो या नस काट लो, वो किसी की नहीं है, खुद की भी नहीं है वो। तो ये थी कोकिला की राखी सावंत की दीवानी बहू, जो राखी सावंत से भी 10 कदम आगे थी। लेकिन बेचारी कोकिला कर भी क्या सकती थी अपनी बहू का, और अगर वो कुछ बोलती
तो रिंकू बन जाती थी रात को मंजूलिका, जिसके डर से बेचारी कोकिला चुप रह जाया करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।